नमस्ते दोस्तों, टीम न्यूज आवर भारत स्पीक्स में मैं आपका होस्ट अमित भाटिया आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं, लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन। जनरल हसनैन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद। जय हिंद सबको। जय हिंद सर। So, while you are here, sir, I think today's discussion is about the geopolitical situation going on in our neighborhood, Pakistan. बहुत कुछ चल रहा है वहाँ पे, and a lot of it is related to its financial conditions. और जब हम फाइनेंशियल कंडीशन की बात करते हैं तो हम हमेशा सुनते रहे हैं कि it's about their military, which is taking away most of their budget and the share. Sir, you being a general from Indian Army, how do you see their generals? हमें अक्सर ये बात सुनने को मिलती है कि पाकिस्तानी जनरल्स जो हैं वो बहुत पैसा कमाते हैं. So how do you see them different compared to when, I mean, they cannot be compared with Indian generals, but from your perspective, we want to understand. शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर प्रोग्राम। जी हाँ, हम लोग पाकिस्तान की बात अगर कर रहे हैं तो मैं समझता हूं आज की बात शुरुआत करनी चाहिए विद द जनरल जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट इन विच इंडिया फाइंड्स इटसेल्फ टुडे। ये बड़ा रेयर ओकेजन है व्हेन यू फाइंड दैट पूरी दुनिया जो है वो उसकी तवज्जो फोकस जो है वो दुनिया के हॉटस्पॉट्स के ऊपर है, यूक्रेन के ऊपर है, इस वक्त टर्की और सीरिया के बॉर्डर पे बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक, मिडिल ईस्ट पे है। मगर अगर किसी का कोई पॉजिटिव फोकस है तो वो भारत पे है, एंड दैट्स अ वेरी हार्टनिंग थिंग। इसकी वजह है कुछ। नंबर एक, मैं समझता हूं, एक तो वी हैव विथस्टूड द कोरोना वायरस पैंडेमिक एक्सट्रीमली वेल। A country of 1.4 billion, we have come out of it. बड़ी बड़ी नेगेटिविटीज देखी हमने, अपनी अपनी इकोनॉमी को देखा हमने गिरते हुए और उसके बाद राइज करते हुए। आज हम दोबारा मतलब 6.5% ग्रोथ के ऊपर हैं, फास्टेस्ट इकोनॉमी, ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है, और उम्मीदें हैं कि दिस इज गोइंग टू बी वंस अगेन द सेंचुरी ऑफ इंडिया। तो ये बड़ी बड़ी अच्छा लगता है इसको सुनकर। दूसरा, लीडरशिप हमारी ऐसी है कि विच इज बीइंग गिवन इंटरनेशनल अटेंशन। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को देखिए अगर, तो उनका वर्ड जो है इट कैरीज। एंड आज ही मैं अखबार में पढ़ रहा था कि कहा जा रहा है कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच में कुछ अगर सॉल्यूशन निकलना है तो वो रूस की जो है उसको अगर सीज फायर भी कराना है तो वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी करा सकते हैं। ये बड़ा बड़ा दिलचस्प ये एटीट्यूड अप्रोच बन रहा है जिसमें भारत बड़ी सेंटर स्टेज पे आ रहा है और लीडरशिप हमारी सेंटर स्टेज पे आ रही है। जब से प्रधानमंत्री ने एससीओ समिट में ये कहा था कि ये लड़ाई का माहौल नहीं है, दिस इज नॉट द सीजन फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉर, तब से ये अटेंशन जो है भारत के ऊपर ज्यादा आई है। एंड आई थिंक इतिहास में बाद में कोई ना कोई जब इसको लिखेगा, रिव्यू करेगा, एनालाइज करेगा तो समझेगा कि ये बड़ा बहुत अपॉर्चून मोमेंट था, और ये वक्त जिससे हम गुजर रहे हैं एक बड़ा अपॉर्चून मौका है भारत के लिए। ये कहकर क्रिएटिंग दिस पॉजिटिव बैकड्रॉप टू आवर डिस्कशन, मैं आपके सवाल पे आता हूं। जहां पाकिस्तान का बुरा हाल है, पाकिस्तान का बुरा हाल है, इम्प्लोड हो सकता है, क्या आगे होगा ये कोई कह नहीं सकता इस वक्त। मगर आपका सवाल बहुत दिलचस्प है। ये इकोनॉमी जो पाकिस्तान ने अपनी इस तरह से मिसमैनेज की है, इसकी क्या वजह है? मैं समझता हूं सबसे अच्छा तरीका है समझने का, अगर हम 1991 से चलें या उससे थोड़ा पहले, उसी 1991 से पहले जब पाकिस्तान से वहां के लोग आते थे भारत विजिट करने के लिए अपने रिलेटिव्स को या कुछ, तो बड़े नई नई चीजें, वेस्टर्न गुड्स लाते थे, कैमे के सोप लाते थे, च्युइंगम और चॉकलेट लाते थे, और लोग बड़े यहाँ पर उसमें होते थे कि भाई पाकिस्तान बड़ी प्रोग्रेस कर रहा है, भारत तो उसकी सोशलिस्ट इकोनॉमी है सिर्फ। 1991 से बदल गया सब कुछ। 91 में भारत के पास $1 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज था। हमने डिसाइड किया कि वी विल नाउ
रीडिस्कवर आवरसेल्व्स। और अगर आप देखें तो ये एक डोमेन था जिसके अंदर कोई पॉलिटिक्स नहीं खेली गई, एक पॉलिटिकल कंसेंसस के साथ भारत आगे बढ़ा और धीरे धीरे बहुत कंट्रोल के साथ, ये भी नहीं कि अपनी इकोनॉमी हमने खोल दी, रुपी को पूरा फुली फ्लोटिंग कर दिया या ऐसे कुछ, ऐसी चीजें कुछ नहीं की, बहुत कंट्रोल के साथ ऊपर नीचे काफी हुआ। सैंक्शंस भी आए हमारे ऊपर जब न्यूक्लियर हमने टेस्ट किए, मगर वी विथस्टूड ऑल दिस, वी विथस्टूड इट एंड वी हैव रीच्ड वेयर वी आर एट 550 560 बिलियन डॉलर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। आज पाकिस्तान का हाल देखिए, वही पाकिस्तान है, वही भारत है। अब पाकिस्तान का क्या है कि उसकी इकोनॉमी जो है वो सिक्योरिटी बेस्ड इकोनॉमी बन गई, हर चीज सिक्योरिटी के ऊपर थी। इंटरनल सिक्योरिटी, अफगानिस्तान बेस्ड सिक्योरिटी, कश्मीर बेस्ड सिक्योरिटी, ये तीन एरियाज हैं प्रायोरिटी के पाकिस्तान की। वो इंटरप्ले होता रहता है, कौन नंबर 1 2 3 कौन है उस किसी मौके पर, मगर इसके ऊपर पूरी तवज्जो होती है इनकी, और जितने डिसीजन है इसी के ऊपर होते हैं। एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ केयर, हेल्थ डोमेन अगर आप देखें, हेल्थ केयर के ऊपर, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, ओवरऑल सोशल अपलिफ्टमेंट के ऊपर कितनी तवज्जो दी है पाकिस्तान। इन कंपैरिजन आप भारत में देखिए कितना हमने इसके ऊपर डिप्लॉय किया, इन चीजों के ऊपर, इन सेक्टर्स के ऊपर, और हम रोते रहते हैं हर वक्त कि 1.8 1.9% डिफेंस बजट हमको देते हैं आप करने के लिए। इसके बावजूद भारत के फौजें जो है कमजोर तो नहीं है, कमजोर तो नहीं, बेशक हम और ऑब्जॉर्व कर सकते हैं, मगर हमारा जो बैलेंस रहा है भारत का बहुत सही रहा है। चाहे कोई सरकार देख लीजिए आप, बिल्कुल सही बैलेंस। अब आप ये बजट देख लीजिए जो अभी जो हुआ है, इसी का अगर आप मुआयना करिए, इसी का आप एनालिसिस करिए तो देखेंगे कितना सोशल सेक्टर के अंदर गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे कितना ज्यादा गया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कितना जा रहा है, और उसके बनिस्बत कितना जा रहा है डिफेंस के ऊपर। पाकिस्तान में उल्टा है। और सबसे इंटरेस्टिंग जो मैं समझता हूं एग्जाम्पल है, वो है कि जब पाकिस्तान को चांस मिला, इमरान खान ने एक बहुत ही आला दर्जे इकोनॉमिस्ट को अपने गवर्नमेंट के अंदर शामिल किया, आतिफ मियां, वर्ल्ड वाइड नोन इकोनॉमिस्ट। वो कुछ दिन रहे वहां पर और उसके बाद उनको निकाल दिया गया। क्यों? जब लोगों ने पूछा इनको क्यों निकाला जा रहा है, तो लोग पर जो डिमांड था, पॉपुलर डिमांड टू रिमूव हिम बिकॉज ही इज अ कादियानी, या जिसको कहते हैं अहमदिया। मतलब इन पाकिस्तान अहमदियाज आर नॉट कंसिडर्ड मुस्लिम्स, तो इसलिए क्योंकि ये मुसलमान नहीं है तो इनको निकाल दो। अगर इस तरह का एटीट्यूड आपका रहा अपने देश को चलाने के लिए, तो और क्या होगा आपका। आखिरी सवाल आपका जो है, जो फौजियों के बारे में है, वो बहुत दिलचस्प है। मैं बहुत दफे कंपेयर करता हूं अपने आप को विद पाकिस्तान आर्मी जनरल्स। यस, ऑन रिटायरमेंट दे गेट ट्रेमेंडस लार्जिस फार्म हाउस, लेफ्टिनेंट जनरल्स को फार्म हाउसेस मिलते हैं, सुनने में आया है कि 90 एकड़ के फार्म हाउसेस मिलते हैं। रावलपिंडी, अपना रावलपिंडी वाह रोड के ऊपर, पेशावर रोड के ऊपर, ये बड़े 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 बंगले हैं उनके वहां पर। यस, देयर इज नो डाउट दे हैव, एंड दे हैव गॉट ऑल द चिल्ड्रन स्टडीइंग अब्रॉड। ज्यादातर बच्चे जो हैं सीनियर ऑफिसर्स के, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के, वो ज्यादातर बाहर ही पढ़ते हैं। पाकिस्तान आर्मी हैज बीन रूलिंग पाकिस्तान सिंस 1958। अगर कोई कहे कि हाँ नहीं, पाकिस्तान आर्मी कहाँ रूल कर रही है, तो डेमोक्रेसी है, मगर एट द एंड ऑफ इट रिमेंबर द फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, द इंटरनल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान इज एंटायरली इन द हैंड्स ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। वही चलाते हैं इसको, और डोल्स जो देने हैं वो देते हैं। पाकिस्तान क्या, आप देखिए उनका फेमस फौजी फाउंडेशन क्या नहीं बनाता है। फौजी फाउंडेशन क्या, कोई फौजें दुनिया की क्या ब्रेकफास्ट सीरियल बनाती हैं क्या, वुलन वेस्ट और वुलन अंडरवेस्ट बनाती हैं लोगों के लिए। मतलब इट्स डीपली इनटू कॉमर्स। उसके प्रॉफिट कहां जाते हैं, किस तरह से वो ऑडिट होते हैं, किसको मालूम क्या है। सो ऑनेस्टली, और जमीन के ऊपर अगर दूसरा देखें तो पाकिस्तान आर्मी की तनख्वाह जो है
पाकिस्तान आर्मी की जो पेंशन है वो हमसे कम है, इज लेस देन इंडिया। ठीक है, ऑफिशियल फिगर्स जो है वो सब कुछ लेस है, मगर अलग से क्या होता है, टेबल के नीचे क्या होता है, ये कोई नहीं जानता। आई एम प्राउड टू से कि माय कंट्री गिव्स मी अ बेटर पेंशन देन अ पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर, इट गिव्स मी अ बेटर पे, lots of privileges, very very proud of that fact. I don't have to go right and left, मुझे दाहिने बाएं हाथ नहीं मारने पड़ते हैं अपने पैसा जमा करने के लिए, to improve my quality of life or maintain my quality of life. That happens in Pakistan. तो अगर आप हर तरफ से देखिए, हर एंगल से देखिए, पाकिस्तान ने, जिसको बड़ा वेरी फेमस जापानीज वर्ड है हाराकिरी, ये हाराकिरी करी है अपने आप के साथ, committed suicide in every domain, it has committed suicide, तो अब उसके लिए भुगत रहे हैं। सर सुसाइड की बात की, आई थिंक दे आर आल्सो थ्रेटनिंग टू डू सुसाइड टू गेट द मनी, राइट? वो हम देखते आए हैं, जो न्यूक्लियर ब्लफ है या इस तरह की सुसाइड के, और एंड इवन इवन नाउ आई मीन देयर आर थिंग्स कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान के हम बाहर जाके ऐसे क्यों नहीं पैसे मांगते कि अदरवाइज वी विल सेल्फ डिस्ट्रक्ट आवरसेल्फ। सर, हाउ लॉन्ग इट विल कंटिन्यू, एंड हैज द वर्ल्ड सीन एनफ ऑफ इट, और still their bluff works? आई डोंट थिंक देयर ब्लफ रियली वर्क्स। कोशिश तो बहुत करते हैं, वो समझते हैं कि दुनिया जो है वो उतनी ही अनइंटेलेक्चुअल है जितनी पाकिस्तान की खुद की लीडरशिप है। पाकिस्तान की लीडरशिप इमेजिन करती है कि दुनिया को बेवकूफ बना सकती है। आई थिंक द वर्ल्ड इज फार मोर इंटेलिजेंट देन दैट, एंड Pakistan's nuclear assets are well under control. The Americans have ensured it. अगर अमेरिका को इतनी भी रत्ती भर भी सस्पेशन हुआ कि दिस इज आउट ऑफ कंट्रोल कंप्लीटली, आई कैन टेल यू द फर्स्ट पीपल हु विल इंटरवीन आर द अमेरिकन्स, बिकॉज फॉर अमेरिका द एन वर्ड, द न्यूक्लियर वर्ड इज एनाथेमा। बहुत डरते हैं उससे। वो उनके लिए सबसे बड़ा तहलका हो सकता है कि कोई सब किलोटन बॉम्ब जो है वो चोरी हो जाए, कहीं डेवलप होकर चोरी हो जाए, और इट फाइंड्स इट्स वे इनटू वन ऑफ द सबवेज ऑफ न्यूयॉर्क और शिकागो और वन ऑफ द बिगेस्ट अमेरिकन सिटीज। ये उनका सबसे बड़ा डर है। तो मैं समझता हूं कि obviously it's not, they're not talking about it, but obviously Pakistan has had to survive, has had to pay obeisance to the United States and agree to many things the United States says, और कुछ चीजें कागज पे होती हैं, कुछ चीजें कागज के अलावा होती हैं। तो this is a thing which is going at all times. I am not certain that it is a major threat at the moment, the issue of command and control of the nuclear assets. जहां तक बाकी पाकिस्तान का सवाल है, yes, it's not just the nuclear aspect, it is also the overall aspect of Pakistan going into some kind of a self-destruct situation, जहां पर implosion हो जाए। implosion का मतलब क्या होगा? मतलब गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। जैसे अब अफगानिस्तान में एक जमाने में था, अगर आपको याद है, वॉरलॉर्डिज्म शुरू हो जाए, 4-5 जिले जो इनके राज्य हैं वो अलग अलग हो जाए, उनके अंदर आर्मी जो है उसका डिवीजन हो जाए, इनकी रेजिमेंट्स भी रीजनल है, तो बलूच अलग हो जाए, पंजाब अलग हो जाए, फ्रंटियर फोर्स अलग हो जाए। ये ऐसे वाक्य हो सकते हैं। और अलग अलग इनके जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं, जो पॉपुलर पॉलिटिकल फिगर्स हैं, वो अज्यूम कर लें पावर विद इन द स्टेट, अपना राज्य बना लें। दैट इज वॉरलॉर्डिज्म कैन बी देयर, कैन लीड टू सिविल वॉर कंडीशंस। उससे ऐसे ही तहलका मचा हुआ है पाकिस्तान में, और तहलका मच जाएगा। और पॉपुलेशन जो है, जिसको आज बेसिक एमिनिटीज, बेसिक रिक्वायरमेंट्स नहीं पहुंच पा रही हैं, वो स्थिति जो है और बुरी हो जाएगी, जिससे के लिए द पॉपुलेशन विल बी फोर्स्ड टू स्टार्ट मूविंग हियर एंड देयर। ये बड़ी डेंजरस सिचुएशन होती है। याद है आपको 1971 में भी इंडिया के ईस्टर्न बॉर्डर पे जब ईस्ट पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू की थी पाकिस्तान आर्मी ने, तो 10 मिलियन रेफ्यूजीज आए थे। 10 मिलियन तो बहुत कम है, 10 मिलियन रेफ्यूजीज आए थे अक्रॉस द बॉर्डर्स, and that led to such a situation for India, and we were in no position to entertain 10 million refugees or feed them for that matter. आज 10 मिलियन से
बहुत ज्यादा गुना ज्यादा जो है आ सकते हैं। इट्स अ पॉपुलेशन, इट्स अ कंट्री ऑफ 220 मिलियन पीपल। तो अगर हाफ द पॉपुलेशन डिस्प्लेस हो गई तो फिर कहाँ जाएंगे? या तो ईरान जाएंगे, अफगानिस्तान जाएंगे, या भारत में आएंगे। सब लोग भारत की तरफ आना चाहेंगे क्योंकि दे नो कि भारत के अंदर कंडीशंस अच्छी हैं। तो ये बड़े ऑकवर्ड सिचुएशंस बन सकते हैं। आवर माइंड ओनली गोज टू न्यूक्लियर एसेट्स, बट न्यूक्लियर एसेट्स इज एंड रिजल्ट। मतलब अगर इस तरह का तहलका मच गया तब न्यूक्लियर एसेट्स पे बहुत ज्यादा असर आएगा कि भाई किसके कंट्रोल में है। जो सरगोदा में पड़े हुए हैं, जो कहीं और पड़े हुए हैं, वो मतलब क्या 3 4 5 न्यूक्लियर स्टेट बन जाएंगे हमारे नेबरहुड में? ये तो दिस विल बी सुसाइडल फॉर अस। हमारे लिए एक तरह से हारिकिरी हो जाएगी। राइट, तो राइट। दिस इज एन अनइमेजिनेबल सिचुएशन एट द मोमेंट। मगर इट्स गुड टू वॉर गेम इट, जैसे आप और मैं कर रहे हैं। ये अच्छा है, दिलचस्प सब्जेक्ट है टू लुक एट एंड सी, सो दैट वी आर नॉट अनप्रिपेयर्ड। हमें मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि भाई इस तरह का वाकया हो सकता है हमारे साथ। It's not impossible that this kind of a situation can develop on our borders. So yes, that surely is a concern. But I'm a bit surprised. I mean, do we have that kind of fear that people can actually come this side? But as you said, it's a war gaming, and perhaps it's a question that our think tanks are already considering. So my next question is about अभी जनरल परवेज मुशर्रफ, जो अभी जिनका इंतकाल हुआ है अभी हाल ही में। सर, उनका क्या लेगेसी है पाकिस्तान के सिचुएशन पे? अगर आज की देखें तो आई मीन इंडिया पे तो हमने देखा है जिस तरह से है, बट इफ यू कुड थ्रो सम लाइट ऑन दिस फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव। परवेज मुशर्रफ साहब, अभी उन्हीं का उनका देहांत हुआ है कुछ ही दिन पहले। और उनको बड़े अलग अलग तरीके से उनकी लाइफ एंड टाइम्स, उनके जो करियर है उसको एसेस किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। आई हैव रिटन 2 3 आर्टिकल्स ऑन दिस फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। ज्यादातर भारत के पर्सपेक्टिव से हम कैसे व्यू कर सकते हैं उसको। तो मैं एक दो चीजें इसके बारे में बात करता हूं। देखिए, पहली चीज तो याद रखनी चाहिए हमको कि परवेज मुशर्रफ जो है आर्मी चीफ बने, ऑल्दो ही वाज अ मुहाजिर। He was not a Punjabi, he was not a Sindhi, he was not a Pathan, he was a मुहाजिर। और मुहाजिर आर्मी चीफ बने हैं बहुत से पाकिस्तान में, ये भी बने। जब ये चीफ बन गए तो व्हाट यू नीड टू सी इज हिज बैकग्राउंड। ये आर्टिलरी के ऑफिसर 1964 कमीशन। जनरल जे सिंह ना हमारे आर्मी चीफ थे, उनके पैरेलल सीनियरिटी इनकी है, जनरल जे सिंह की। अब देखिए आप पाकिस्तान आर्मी में ये आर्मी चीफ बने 1997 में, और 64 की सीनियरिटी, और जनरल जे सिंह बने आर्मी चीफ 2005 में, मतलब 8 साल के बाद उनके। तो दिस इज जस्ट इंटरेस्टिंग असाइड। द सेकेंड थिंग इज, ये आर्टिलरी के थे, और आर्टिलरी से ये एसएसजी स्पेशल फोर्सेस जो है पाकिस्तान की, उसमें उन्होंने एसएसजी की एक यूनिट कमांड की, और उसके बाद एसएसजी का एक ब्रिगेड कमांड किया। और 1987 में इनको टास्क दिया गया था कि सियाचिन में जाकर, जहां भारत का होल्ड था साल्टोरो रिज पे, उस पे जाकर एक कब्जा करना, एक जगह पर अपना फुटहोल्ड जमाना। इन्होंने बेशुमार कोशिश की, बेशुमार कोशिश की, मगर वो कर नहीं सके। मेरा इसमें मेरी एनालिसिस ये है कि ये इनके दिमाग पे बहुत इसका असर हुआ। ये जो उनका फेलियर था, इससे बहुत असर हुआ। और इन्होंने अपने आप को एक बड़े पर्सनली इसको टेक लिया। और जब ये चीफ बने तो इनके दिमाग में ये था कि किसी ना किसी तरह भारत के खिलाफ मिलिट्री एक्शन करके और भारत की फौजों को के ऊपर डोमिनेट करना, रद्द करना, इनको डिफीट करना। तो आप देखिए कि 1999 में जब प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी गए लाहौर, अपने वेरी फेमस लाहौर यात्रा पे, तो एक खास खबर आई कि वहां के आर्मी चीफ जो है परवेज मुशर्रफ और जितने कोर कमांडर वहां पर मौजूद थे, उन्होंने वाजपेयी साहब को सलूट नहीं किया। बड़ा अजीब वाक्य। अरे भाई, आप अपने दूसरे मुल्क, पड़ोसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री को बुला रहे हो, न्योता दे रहे हो, आपके प्रधानमंत्री ने न्योता दिया भी है,
साथ में आए हैं, दोनों मिलकर वहां बातें कर रहे हैं, अमन की बातें हो रही हैं, और आप जो है अपने हाथ पॉकेटों में रखे हुए हैं और सलूट नहीं करना चाह रहे, क्योंकि आप कहते हैं कि हमारा दुश्मन देश है। मैं आपको बताऊं अमित अमित साहब, 2005 में मैं एक फ्लैग मीटिंग में गया था अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल, जब ये मुजफ्फराबाद बस चला रहे थे हम लोग, और उसमें जब मैं उड़ी के कमांड पोस्ट के उस पार गया, ब्रिज के उस पार गया, पैदल चल के अपने साथ अपने जवानों को लेकर, और पाकिस्तान आर्मी वाले उस पार थे, तो उस पार मुजाहिद बटालियन का एक कमांडिंग ऑफिसर था पाकिस्तान आर्मी का, और जैसे ही मैं पहुंचा वहां, सबसे पहली चीज उसने मुझे सल्यूट किया, और मैंने उसको सल्यूट वापस दिया, और मैंने उसको मुबारकबाद दी। मैंने कहा ये देखने में आ रहा है कि आप लोग अपने मिलिट्री ट्रेडिशंस जो है उसको सही अपना रहे हैं। मतलब आपने सलूट को नहीं बोला है, चाहे मैं दूसरी फौज का हूं, मगर आपने सलूट किया है। अगर आपका कोई सीनियर ऑफिसर होता, मैं उनको सलूट करता जरूर। और यहां पर मुशर्रफ साहब जो थे, क्या क्या एग्जाम्पल दे रहे थे अपनी आर्मी को, दूसरी आर्मीज को, दुनिया को, कि मैं सलूट नहीं करूंगा वाजपेयी साहब को। तो इसको जब देखा जाता है ऐसे वाक्यों को, इट वॉज ऑब्वियस दैट इनके दिमाग में था, इनकी साइकी में था। और जैसे जैसे वाजपेयी साहब वहां पर बातें कर रहे थे अमन की, ये यहां पर अपनी तजवीज अपना रहे थे, और कारगिल को के ऊपर हमारी जो हाइट्स थी, जो हमने विकेट की हुई थी टेम्परली, उनको ऑक्यूपाई कर रहे थे, और लड़ाई उसी से लड़ाई छिड़ी। डायरेक्टली इफ देयर वाज एनीवन रिस्पांसिबल फॉर द वॉर ऑफ कारगिल, इट वाज जनरल परवेज मुशर्रफ। हारे लड़ाई को, उसके बाद आए आगरा समिट के लिए आए, उन्होंने मतलब चलिए दोनों तरफ से प्रपोजल गए सही, वो आए, मगर यहां पर वो किसी तरह के नतीजा नहीं पा पाए, चले गए। उसके बाद फिर आपने देखा कि पार्लियामेंट पे, हमारे संसद पे हमला हुआ, उसके बाद ऑपरेशन पराक्रम हुआ, और फिर मुशर्रफ जो है एक नए अवतार में आए। मेरा असेसमेंट है कि मुशर्रफ जो थे, उनको डर था कि दुनिया किस तरह से वाजपेयी साहब को और किस तरह से मुशर्रफ को देखेंगी। और मेरा असेसमेंट यह है कि उनके दिमाग में यह था कि दुनिया कहेगी कि अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो स्टेट्समैन थे, वो स्टेट्समैन थे, और परवेज मुशर्रफ जो थे वो एक रोग जनरल थे। ये इनके दिमाग में बैठा हुआ था। तो 2003 से अगर आप देखें तो ज्यादातर वो अमन की तरफ देख रहे थे, और मैं इसको डिनाई नहीं करता, उन्होंने बहुत चीजें की। सीज फायर ऑफ 2003, 26 नवंबर सीज फायर जो हुआ शुरू, वो उसका इनिशिएटिव जो था वो जनरल परवेज मुशर्रफ ने लिया। 4 पॉइंट फॉर्मूला रखा, हालांकि भारत के लिए दैट वाज नॉट एन एक्सेप्टेबल थिंग एट ऑल, बट 4 पॉइंट फॉर्मूला जो था लाइन ऑफ कंट्रोल को वो बनाना, इररेलेवेंट करना, ऐसी चीजें करना, ऐसा ये प्रपोजल उनकी तरफ से आए ज्यादातर। और 2003 से या 4 से लेकर और 2008 तक ये सब चलता रहा, जबकि 26/11 नहीं हुआ। जब मुंबई पर हमला हुआ तब सब रवैया बदला जी। तो परवेज मुशर्रफ जो थे was a mixture of opposites, a villain on one side and a person attempting to overcome his villainy on the other side. And in between, he was a confused personality as to where was he in Pakistan's, entire perspective. और उन्होंने पाकिस्तान के अंदर कोशिश तो की कि किसी न किस तरह से जन जियाउल हक ने जो शुरू किया था, the whole procedure of radicalization जो शुरू किया था, to use the weaponization of religion जो शुरू किया था, किस तरह से उसको न्यूट्रलाइज किया जाए। लाल मस्जिद पर हमला जो है परवेज मुशर्रफ ने ही ऑर्डर किया था, और उसकी वजह से वो टारगेट बन गए थे बहुत से तहरीक तालिबान पाकिस्तान के, जैश ए मोहम्मद के। Many times he was targeted by different terrorist groups at the same time. So his place in history is a very significant place. He made attempts to try and make sure that Pakistan was taken out of the process which General Ziaul Haq has started of radicalization of Pakistan, but he did not succeed. He did not succeed. And I think his efforts towards he was a liberal. Otherwise, he was a liberal, educated. He had graduated from the very same institution where I graduated, the Royal College of Defence Studies in London. Wrote some very brilliant dissertations there for his MPhil. तो ओवरऑल बड़े काबिल आदमी थे वो,
मगर उस वो काबिलियत जो थी टू टेक इट टू समथिंग पॉजिटिव, दैट ही डिडंट यूटिलाइज. It was more for negatives that he utilized it. And it became too late. 2008 के बाद it became too late for him. I'm sure if he had, अगर health उनकी ठीक रहती, politically वो रहते, तो he may have worked hard towards trying to gain peace with India. But I'm Right. not so sure whether the environment would have permitted him to do it. मतलब पाकिस्तान के अंदर एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता. The environment has to be there. 9 corps commanders. I know for sure that 9 corps commanders were all against Musharraf. कोई मुशर्रफ को नहीं पसंद करता था. क्या इसलिए क्योंकि वो मुहाजिर थे, इसलिए क्योंकि उन्होंने कारगिल में इस तरह की तजवीज़ बनाई जिससे कि पाकिस्तान आर्मी बिकेम द लाफिंग स्टॉक ऑफ द वर्ल्ड, ये मैं नहीं कह सकता. मगर एट द एंड ऑफ द डे मुशर्रफ will has his place in history, but not something great to talk about, nothing in terms of great achievements as such. Yes, I think another thing where he really harmed Pakistan was perhaps Akbar Bukhti's killing. क्योंकि उसके बाद हमने देखा है कि बलूचिस्तान की मूवमेंट काफी स्ट्रांग हो गई है. Let me comment on this. This is a very important point you have raised. Right. Akbar Bukhti's assassination, there is no doubt that it was a turning point. Within Pakistan, it was a turning point. और ये अक्सर देखा जाता है कि generals do not see the political outcomes, impact of the actions that they take. वो समझते हैं बहुत दफे कि काइनेटिक एक्शन के साथ सब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा. ये लीडर जो है इसको सर्जिकली निकाल दो, खत्म कर दो तो सब ठीक हो जाएगा. मैं एग्जांपल देता हूं, मैं श्रीलंका का. अगर श्रीलंका समझता है कि प्रभाकरन को सर्जिकली क्या मतलब इन अ वॉर ऑफ एट्रिशन फाइनली खत्म करके उसको एलिमिनेट किया, एंड दैट द प्रॉब्लम ऑफ द एलटीटी इज ओवर, आई थिंक एवरीवन नीड्स टू थिंक अबाउट इट अगेन. ये प्रॉब्लम अभी गया नहीं है, ये प्रॉब्लम दोबारा पैदा होगा, एक जनरेशन के बाद, 2 जनरेशन के बाद. यही चीज अगर मुशर्रफ ये सोचते हैं कि भाई अकबर बुख्ती को मैं मार रहा हूं, अकबर बुख्ती इज अ आइकॉन विद इन द बलूच, और एक बुख्ती मारा तो 6 बुख्ती पैदा होंगे, ये नहीं सोचते हैं लोग. आमतौर पर ये समझते हैं कि एक आदमी है, पर्सनालिटीज को खत्म करो, नॉट रियलाइजिंग कि उसकी वजह से 5 और स्पॉन होते हैं. And you see in the Baloch movement today, the Baloch movement is at a level today where it is causing a major concern within Pakistan. And I fully agree with you. I think this is a point very well brought out by you. Thank you. Right, sir. We also spoke about the LOC that he was trying to make irrelevant. Of late, now we have seen our government itself getting quite assertive about taking back the POJK region. I won't ask you कि वो कैसे होगा, but उसका relevance क्या है, sir? I mean, to get back from political perspective as well as maybe the risks that we have there. देखिए, till the beginning of the millennium, जब तक मुशर्रफ थे in power, despite the number of times that we were backstabbed by Pakistan, India continued to have a soft approach towards POK. And we did not always say that जो हमारा है हमारे पास ही रहेगा और हम बाकी LOC को के पार जाकर उसको भी उस पर भी कब्जा करेंगे. We never said it, because I think शिमला अग्रीमेंट के अंदर जो enshrined था उसको हम फॉलो कर रहे थे, etc. That was the broad philosophy that we were following कि म्यूचुअल अग्रीमेंट के साथ हम इस कश्मीर का प्रॉब्लम रिजॉल्व करेंगे. But by the time the current government came, almost 24 years, 25 years had elapsed. 2014 में देखें तो 25 साल हो गए थे कश्मीर के इस फेज को, और हम देख रहे थे कि we were suffering. हम लाइन ऑफ कंट्रोल में सफर कर रहे थे, हमारी वहां बिहेडिंग हो रही थी, वहां बैट एक्शन हो रहे थे, या पाकिस्तानी टेररिस्ट एंड लीडरशिप आकर कश्मीर वैली के अंदर आकर मेजर एक्शंस कर रहे थे. तो आई थिंक इट वाज अ वेरी प्रैग्मेटिक डिसीजन कि भाई मतलब हद होती है. टिल अ टाइम इंडिया इज अ मच बिगर कंट्री, वी हैव गॉट टॉलरेंस लेवल्स व्हिच आर हाई, एंड आमतौर पे आपने सुना होगा 2014 से पहले आमतौर पर हम देखते थे, कहते थे कि भारत का टॉलरेंस लेवल बहुत हाई है, वी कैन अब्सॉर्ब दिस एंड स्टिल लुक फॉर सॉल्यूशन.
मेरे ख्याल में 2014 के बाद ये डिसीजन ले लिया गया कि लेट्स स्टॉप टॉकिंग अबाउट this aspect of India's tolerance and ability to absorb. After all, हमारे लोग मर रहे हैं, हमारे जवान मर रहे हैं एलसी के ऊपर, उनकी भी फैमिलीज हैं वहां पर. तो and I think this went out very well with the people of India. No, that terrorism and talks cannot go together. तो आप जो और एंड इसकी कोशिश भी, मतलब कोशिश तो की थी पूरी गवर्नमेंट ने. अगर ये देखें तो सरकार ने पूरी कोशिश की थी. 2015 के 25 दिसंबर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे लाहौर. उससे पहले ऊफा में उन्होंने जो है ये किया था, दिस मीटिंग विद नवाज शरीफ. And we also had Sushma Swaraj ji going to Islamabad for this Heart of Asia conference. We had Mr. Ajit Doval going to Bangkok and speaking to the National Security Advisor of Pakistan. ये 2015 का बड़ा वैसा फेज था जब हम सोच रहे थे कि शायद अमन की तरफ हम बढ़ रहे हैं. सब कुछ बदल गया पठानकोट के साथ, उड़ी के साथ, नगरोटा के साथ, सब बदल गया 2016 में. And so obviously the rogue element within Pakistan didn't want peace with India. They didn't want this to happen. तो उसकी वजह से मैं समझता हूं कि वी हैड नो अदर ऑप्शन बट टू कट आवरसेल्व्स अवे एंड स्टार्ट लुकिंग एट दिस डिफरेंटली एंड से कि पीओके जो है वो भारत का हिस्सा है, पीओजे के भारत का हिस्सा है. वी विल गेट इट एट वन डे. 5 अगस्त को जब हमने मैप, जब अपना रेजोल्यूशन वो किया और 1 अक्टूबर को जो नया मैप बनाया गोल्डन एंड ब्लू इन कलर, उसमें हमने क्लियर कर दिया कि now the future is the whole of POJK as part of Jammu and Kashmir. So I think that was a very, very important decision at that particular time. Right, sir. And you also spoke about our assertive diplomacy, which we have seen going really well of late. I mean, what do you think are the top 2 or 3 points that are different from the previous ones? तो मैंने शुरुआत में यही ये बात असल में छेड़ दी थी कि India's position in the international geopolitical environment today. But since you have raised this issue at this stage, it's good that we discuss it also. Yes, sir. मैं इसको assertive नहीं कहूंगा. Assertive sometimes is taken quite negatively, right? मैं कहूंगा optimum. ये जो foreign policy है हमारी, बिल्कुल optimum foreign policy है. I mean, the world must look at India differently. मैं जब भी बात करता हूं भारत की किसी से आजकल, तो मैं कहता हूं देखिए, we are clear, 2035 तक we must become a $10 trillion economy. Our next step is to become a 5 trillion and by 2035 हम 10 trillion. This is what the Prime Minister has laid out. इसकी एक पाथ भी laid down की भी है हमारे लिए ये single minded focus है. Because this will ensure the upliftment of a couple of million people, a couple of million Indians from the domain of poverty. Remember, China ने 750 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से उठाया. हम भी वैसे ही उठाएंगे. ये हमारी लड़ाई है आज. ये पाकिस्तान इधर और ये उधर, ये लड़ाइयां चुटपुट चलती रहेगी. चीन हमको थ्रेटन करता रहेगा, मगर करेगा कुछ नहीं. We should be prepared. We should have our deterrence in place. हम पीछे हटने वाले नहीं हैं. हमारे जो बोलचाल है, हमारी diplomacy today is projecting correctly that India wants peace. It wants peace and a chance to grow, to do good for its own people. और वो हम पाएंगे, वो हम अब किसी ना किसी तरह उसको पाएंगे. अब इसके रास्ते में लोग कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल डालते रहेंगे. आप देख रहे हैं कि ग्लोबल टेररिज्म जो है वो थोड़ा बैकफुट पे है इस वक्त, मगर आई थिंक वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस दैट वी हैव टू बी ऑलवेज लुकिंग फॉर इज द रिटर्न ऑफ ग्लोबल टेरर. अफगानिस्तान के अंदर ही ये सब टेररिस्ट फोर्सेस जमा हो रही हैं और हम देख रहे हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान किस तरह से पाकिस्तान के अंदर आकर और पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक कर रहा है. It's a matter of time that you find all these elements once again coming back into the fray. और मिडल ईस्ट से लेकर साउथ ईस्ट एशिया, खासतौर पे हमारा इलाका, सबकॉन्टिनेंट बड़ा वल्नरेबल रहता है.
So this is something that we have to be concerned about. Our honorable foreign minister, the Minister of External Affairs, is doing a brilliant job, visiting many, many countries and ensuring that India's word is heard everywhere. सबसे बड़ी चीज तो है कि G20, वी आर द चेयरपर्सन ऑफ G20 दिस ईयर. ये अपॉर्चुनिटी है साल भर भारत को दिखाना, एक नया भारत दिखाना, 2035 का जो हमारा विजन है उसको दिखाना, एंड टू शो द वर्ल्ड that there are nations which are looking for aggression on line of actual control and line of control. All we are looking for is the upliftment of our people. और कुछ नहीं, हमें ये चाहिए. हाई टेक्नोलॉजी चाहिए, ठीक है. वी वांट द बेस्ट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी फॉर आवर पीपल. We want the best of quality of life for our people. This is exactly what the United States did when it was, sort of growing at that particular time. This is exactly what China did. अगर आप चाइनीज हिस्ट्री को देखें, 78 के बाद देखें, तो बॉर्डर्स को उन्होंने स्टेबल रखा, अपने कोई एग्रेशन नहीं दिखाया बॉर्डर्स के ऊपर, मगर इंटरनली अपने आप को स्ट्रेंथन किया. वही फिलॉसफी जो है आज भारत अपना रहा है. एंड आई थिंक all that you are hearing in the foreign media, etc., I hope will continue for many more years and keep talking about the century that is the Indian century. Right, sir. I think that's on this note, I think we'll conclude this discussion. Thank you so much. I think it was a really pleasant discussion. Absolutely, I enjoyed it thoroughly, and next time we take it beyond and discuss much more on Pakistan and Sure, China sir. and other areas itself. We've kept it short this time, but we've addressed a few areas of concern, and I think Yeah. our viewers will probably enjoy that much at one time. Thank you very much, Amit bhai. थैंक यू सो मच. एंड मैं अपने व्यूअर्स से एक छोटी सी अपील करना चाहूँगा. प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपकी फीडबैक दीजिए, और हमारे साथ ट्विटर स्पेसेस पे जुड़ते रहिए. एवरी इवनिंग 9:30 PM वी डिस्कस अ लॉट ऑफ रेलेवेंट इश्यूज फ्रॉम करंट अफेयर्स. थैंक यू. नमस्ते. जय हिंद.